आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, यस, द सुपर पावरफुल सीरीज। इस सीरीज में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का कंप्लीट बुक। ओके, जैसे कि आपने देखा वीके की बुक है, उसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, ऐसे ही चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक कंप्लीट इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं और बुक से पढ़ने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है, सब आपको नोट्स से शॉर्ट वे में पढ़ाते हैं, बट मैं डिटेल्ड वर्जन पढ़ाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपका कंसेप्ट भी बिल्ड करना है और आपको आगे चल के कॉलेज एंट्रेंस की भी तैयारी करनी है। इसी के लिए मैं चाहता हूं पूरा कंसेप्चुअल वीडियो लेके आया जाए। इसमें पूरी बुक करवाऊंगा मैं और साथ साथ में MCQs भी करवाऊंगा, ताकि एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए यहां से। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको सिर्फ इतना ही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। हर एक वीडियो जो सीरीज है इसको देखिए और उसके बाद अपने बुक से एक बार रीडिंग जरूर कीजिए। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा इंग्लिश में रीडिंग टाइल आता है, कंप्रीहेंशन आता है, लेकिन वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी बुक रीडिंग किया ही नहीं। हमें बुक रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कोई नोट्स शॉर्टकट कहीं नहीं जाने वाला हूं, कोई शॉर्टकट नहीं। जब शॉर्टकट का टाइम आएगा तब शॉर्टकट लेंगे, जब एंड टाइम आता है तो अभी फुल लेंथ स्टडी करना है। तो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको फुल लेंथ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट देने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीके की बुक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी के पास ये बुक नहीं है वीके की, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, आपके बगल वाले स्टोर में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप परचेज नहीं करना चाहते या किसी और पब्लिकेशन की बुक आपके पास है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करो, अपना सिर्फ मेल आईडी लिख दो, मैं ये बुक आपको भेज दूंगा। ठीक है, ये बुक आपके मेल पे भेज दूंगा, तो आप चाहो तो उसको ई बुक के फॉर्म में पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपका मन हो तो आप उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो। सिंपल है। ठीक है, तो खरीदना है, पैसे खर्च करने हैं तो वो भी कर लीजिए, वो भी अच्छा ऑप्शन है। नहीं खर्च करने हैं तो कोई बात नहीं, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन। ठीक है, आइए समझते हैं क्या बताया गया है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज लास्ट, मैं हर चैप्टर को 2 पार्ट में खत्म करने की कोशिश करूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में MCQs भी करवाऊंगा। पार्ट 1 में डिटेल पढ़ाऊंगा, पार्ट 2 में भी डिटेल चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके MCQs भी करवाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंसफुली बैठ जाइए। अभी आपके पास अगर बुक या कॉपी खुला है तो उसको बंद कर दीजिए, सिर्फ सुनिए, उसके बाद इस वीडियो के बाद बुक और कॉपी ओपन करना। ठीक है, चलिए मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता है, माइक्रो और मैक्रो दोनों ही वर्ड ग्रीक वर्ड से निकले हुए हैं। ठीक है, ये दोनों ही ग्रीक वर्ड से निकले हुए हैं। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, मैक्रोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है मैक्रोज से मैक्रो बना है। ठीक है, इसका मतलब होता है लार्ज। मीनिंग से भी समझ में आता है सर, माइक्रो मतलब कुछ स्मॉल चीज की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल चीज की बात हो रही है, लेकिन मैक्रो मतलब किसी बड़े चीज की बात हो रही है, किसी लार्जर एक्सटेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो मैक्रो जो वर्ड है ये निकला है मैक्रोज से। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाता है, बहुत से बहुत होगा आपके कॉलेज एंट्रेंस में एक बार पूछ लिया जाएगा मैक्रो वर्ड किससे बना है, तो उसका असल जो वर्ड है वो है मैक्रोज ग्रीक में। ठीक है, डेफिनेशन आइए देखते हैं क्या है। चलिए हाइलाइटर ले लेते हैं। अच्छा, ये हाइलाइटर ज्यादा ही हाईलाइट कर रहा है, तो हम पेन ले लेते हैं वापस से। मैक्रो इकोनॉमिक इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये वो शाखा है इकोनॉमी का विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमी एक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, यानी ये पूरा इकोनॉमिक्स का अगर पेड़ है तो मैक्रो इकोनॉमी के ऐसा ब्रांच है, मैक्रो इकोनॉमिक ऐसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ते तो हैं, लेकिन इकोनॉमी एज अ होल की तरह, मतलब लार्जर एक्सटेंट पे। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज को तो हम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम और इश्यूज को माइक्रो में भी पढ़ते हैं, बट वहां पे छोटे स्तर पे पढ़ते हैं, यहां पे लार्जर एक्सटेंट पे पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं इंडिया क्या है, माइक्रो है या मैक्रो है? ठीक है, हम नहीं बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी बोलेगा इंडिया इज एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, वी कांट से। जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक हम कैसे कहेंगे? इंडिया को कोई किसी ने पूछ दिया मैक्रो है माइक्रो, तो आधे बच्चे लगा कहते हैं मैक्रो है, नहीं है। अगर मैं लिख दिया यहां पे कंट्री, तो क्या होगा? तब तो ये स्मॉलर पार्ट हो गया ना, ये बिगर पार्ट हो गया, तो ये मैक्रो हो गया और ये माइक्रो हो गया।
ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं इंडिया को कंपेयर कर देता हूं मैं दिल्ली से, तो अब ये मैक्रो है और दिल्ली माइक्रो है। समझ में आ रहा है क्या है? यानी किसी का कंपैरिजन उसको बड़ा या छोटा बनाता है। मैं पूछता हूं आप बड़े हो या छोटे हो, बोलोगे सर किससे? छोटे भाई से मैं बड़ा हूं, बड़े भाई से मैं छोटा हूं। जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रो था या मैक्रो था? ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमी का क्या डेफिनेशन है? एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है। मैक्रो इकोनॉमी इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी का शाखा है, ये वो ब्रांच है जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ते हैं एज अ लार्जर एक्सटेंट और इकोनॉमी एज अ होल। डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया। मैक्रो इकोनॉमी इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, ये वो ब्रांच है विच स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। 3 पार्ट में, हालांकि इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाउ मैक्रो एंड माइक्रो डिफर, कैसे फर्क है दोनों में? माइक्रो और मैक्रो अलग कैसे है? तो पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हैं। वैसे इसका ना मैं एक और वीडियो बनाना चाहता हूं कि माइक्रो मैक्रो कैसे डिफर है। ये तो बुक का है। मैं एक और लैंग्वेज है जो मेरा है, मैं उसको भी पढ़ाना चाहता हूं, बट बाद में बनाऊंगा उसके वीडियो। अभी बुक लैंग्वेज से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपका। माइक्रो मैक्रो डिफर है सबसे ज्यादा बेसिस ऑफ स्टडी पे। यस सर, माइक्रो स्टडीज करता है प्रॉब्लम ऑफ लेवल ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, फर्म और इंडस्ट्री के बेसिस पे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी क्या बोला? माइक्रो और मैक्रो डिफर कैसे है, अलग कैसे है? तो सर स्टडी के बेसिस पे डिफर है। कैसे? माइक्रो पढ़ता है छोटे लेवल के लिए पढ़ाई करता है और मैक्रो पढ़ाई करता है बड़े लेवल के लिए। माइक्रो किसी इंडिविजुअल, सोसाइटी, फर्म, इंडस्ट्री की बात करता है, मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है। ठीक है, तो पहले तो सर स्टडी के बेसिस पे डिफरेंट है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी, बचपन से सुनते आ रहे हैं, यानी 11 से सुनते आ रहे हैं हम। ठीक है, अगला चलते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इनके वेरिएबल्स भी बहुत अलग अलग हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं सर? वेरिएबल्स होते हैं जैसे डिमांड, सप्लाई, ये वेरिएबल है। ठीक है, जैसे माइक्रो में क्या होता है, इसके वेरिएबल होते हैं डिमांड और सप्लाई। ठीक है, कंज्यूमर डिमांड और प्रोड्यूसर सप्लाई। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं। जबकि क्या होता है, डिमांड किसी एक प्रोडक्ट का भी हो सकता है, सप्लाई किसी एक प्रोडक्ट का। जैसे आप पूछोगे सर मैगी का डिमांड कितना चल रहा है, तो डिमांड और सप्लाई किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है। लेकिन मैक्रो क्या होता है? मैक्रो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे डील करता है। अब एग्रीगेट डिमांड कभी एक का नहीं हो सकता है, समझना बात को। फिर से बताता हूं, माइक्रो इकोनॉमी डील करता है डिमांड और सप्लाई के। ठीक है, डिमांड और सप्लाई किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं पूछूंगा इस पेन की कितनी डिमांड है, तो क्या इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूछूंगा इस पेन का कितना सप्लाई है, तो क्या मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं? तो ये माइक्रो है, ये माइक्रो के वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कंट्री का एग्रीगेट डिमांड कितना है, तो एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ पेन नहीं आता है, जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं इस कंट्री के अंदर उन सब का डिमांड मिला देंगे तब बनेगा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो वैसे ही ये होता है मैक्रो, ये हो जाता है माइक्रो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा पहले होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, डिफर करता है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। थर्ड है इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, क्या क्या है? इकोनॉमिक एजेंट रेफर करता है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन हु कैन टेक इकोनॉमिक डिसीजन। जैसे देखो बेसिकली ये है कि इसमें कितने एजेंट्स का मतलब है कितने लोग इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, किन किन का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जैसे माइक्रो इकोनॉमी में, मैंने माइक्रो इकोनॉमी आपने 11 में पढ़ा, तो उस समय या तो फर्म का क्या होता है, कोई इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व करती है, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन्वॉल्व करता है, कोई हाउस होल्ड इन्वॉल्व करता है, या किसी फर्म का कोई डिसीजन मेकर है तो वो इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इसके एजेंट्स ये होते हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं मैक्रो की, तो इसके एजेंट्स कौन कौन बन जाते हैं? आरबीआई। अब वो किसी एक से तो नहीं बना है ना, आरबीआई जो कि पूरा देश को चला रहा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सब क्या है? ये सब एक ऐसी बॉडी है जो पूरे कंट्री के वेलफेयर के लिए चल रहे हैं। तो ये कोई इंडिविजुअल बॉडी नहीं है, ये बहुत सारे चीजों को इकट्ठे संभालते हैं। जैसे कि आरबीआई सिर्फ पैसा नहीं छापता है, आरबीआई कंट्री को रन करता है। ठीक है, तो जिसमें हम किसी इंडिविजुअल फर्म के इंटरेस्ट या प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं, वहां पे आ जाता है हमारा माइक्रो।
लेकिन जब हम कोई ऐसी फर्म की या फिर कैसे ग्रुप ऑफ फर्म की बात कर रहे होते हैं जो इकोनॉमिक पे एज अ होल वर्क कर रहा है, तो वो मैक्रो होता है। ठीक है, चलो आज समझते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर से एग्जांपल्स दिए हैं थोड़े थोड़े, बट एग्जैक्टली इसके अंदर से नहीं है, तो शायद आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन मैंने इसी के लिए क्लियर करने के लिए आपको बता दिया कि वैसा फर्म जो इंडिविजुअल है, जैसे आरबीआई का सिर्फ आरबीआई फोकस करेंगे तो वो इंडिविजुअल फर्म है, वो माइक्रो भी बन सकता है। लेकिन आरबीआई जब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लेके आता है, जब वो कंपनी एज अ होल बात कर रहा होता है, तो वो क्या हो जाता है, मैक्रो। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन सा हो गया, फटाक से बताइए। पहला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, दूसरा इकोनॉमिक वेरिएबल, तीसरा क्या हो गया, इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, और वैसे मैं सच बताऊं तो इकोनॉमिक एजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पॉइंट। ठीक है, तो आप स्किप आराम से कर सकते हो, आपको 4 पॉइंट कोई भी आने चाहिए। ठीक है, चलो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन डिग्री ऑफ एग्रीगेशन यानी कि आंसर जो है कितना, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब समझना, आंसर कितना डिफर करता है। जैसे आपने देखा होगा, आपका अगर आता है 5.146 तो आप लिख देते हो 5.1 अप्रॉक्स, तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि अंदाजा बहुत लिमिटेड, आसपास क्या था तो आपने अप्रॉक्स लगा दिया। अगर आंसर 7 आ रहा होता तो आप 5 के आगे अप्रॉक्स लिखते क्या, नहीं, ये तो हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है ना। अगर आपका आंसर 7 आ रहा होता तो आप 5 अप्रॉक्स करके बोलते कि सर मेरा तो आंसर सही है, 5 लिखा और मैंने अप्रॉक्स भी तो लिखा है, 7 तो 5 के प्लस पास में ही है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यही होता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी कितना अंदाजा में आंसर लगाया जाता है। तो आप देखना माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा आपकी कितनी इनकम है, आपने बोला 100 रुपए। ठीक है, अब किसी महीने अगर आपको 105 मिल गया तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने किसी इंडिविजुअल से ही डेटा कलेक्ट कर लिया है। मैक्रो में क्या होता है, मैंने बोला इस कंट्री के सभी लोगों का इनकम जो है ऑलमोस्ट 10,500 है। ठीक है, अब बताओ कि कितने लोग होंगे जो 10,500 कमा रहे होंगे, बहुत लोग होंगे जो करोड़ों कमा रहे होंगे। तो कितना हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन नहीं आ गया, 1 करोड़ कमा रहा है फिर भी उसका दिख रहा है 10,500। ठीक है, तो हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। तो मैक्रो में हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, जबकि माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। क्यों, क्योंकि मैक्रो में सभी लोगों का इकट्ठा जोड़ा जाता है, माइक्रो में क्या किया जाता है, एक इंडिविजुअल से पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपसे मैंने पूछ लिया जैसे कितने पॉकेट मनी मिलता है, तो आपने बोला 100, अब 105 मिल जाएगा तो कितना अंतर हो गया, ज्यादा अंतर नहीं हो गया। लेकिन करोड़ से 1000 फर्क तो है ना। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, अलग अलग अजम्पशंस है। माइक्रो अपने अजम्पशन मान के चलता है, मैक्रो अपने अजम्पशन मान के चलता है। क्या है इनके अजम्पशन, आइए देखते हैं। मैक्रो ऐसा एज्यूम, माइक्रो एंड मैक्रो बेस्ड ऑन अ डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन, ये दोनों अपने अपने सेट्स ऑफ अजम्पशन पे हैं। जैसे वेरिएबल्स कांस्टेंट, जैसे कोई चीज अगर माइक्रो में कांस्टेंट है तो मैक्रो में वो नहीं रहेगा। जो चीज मैक्रो में कांस्टेंट मानते हैं वो माइक्रो में नहीं होता है। जैसे देखो, माइक्रो में टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को टेकन किया जाता है कांस्टेंट, यानी जब आप माइक्रो पढ़े होगे 11th में तो उस समय आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को इसको कांस्टेंट माना जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिमांड बोला जाएगा कि भैया पेन की डिमांड कितनी है, पेन से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चीज कांस्टेंट है। आपको सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे खेलना होता था कि भैया पेन की 100 डिमांड आई है तो डिमांड अच्छा है, उससे कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ, आउटपुट कितना किया था, उससे कोई फर्क, सब कांस्टेंट है सर, सब कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन मैक्रो में बात करें तो मैक्रो में आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, इनकम, सब चीज आर टेकन एज डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, यहां पे टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को कांस्टेंट ले लेते हैं, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट और इनकम, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि पूरी इंडिया की इनकम 10,500 है, इसको बोलते हैं क्या, ऑन एन एवरेज, यानी एग्रीगेट इनकम इतनी है। ठीक है, अब क्या मैक्रो ये मान के चलता है ना कि हर बंदा इतना कमा लेता है, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी तो होंगे जहां जो कि 1 करोड़ कमा रहे होंगे, कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो 500 रुपए कमा रहे होंगे या 1000 रुपए कमा रहे होंगे। तो क्या है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन को ये
कांस्टेंट मान लेता है। नहीं, हमें लगता है अगर मेरा इकोनॉमी बता रहा है 10,500 होगा ना, तो अंबानी भी 10,500 कमा रहा होगा। नहीं, ऐसा असल में नहीं होता है, लेकिन मैक्रो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन को कांस्टेंट मान लेता है, जबकि माइक्रो टोटल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को कांस्टेंट मान लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल इशू, सेंट्रल इशू क्या है? देखो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज अ सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो, डिटर्मिनेशन ऑफ ओवर लेवल ऑफ आउट, यानी रिसोर्स को कहां लगाना है, किसी एक रिसोर्स जैसे प्लास्टिक है उसको कहां लगाना है, ये माइक्रो का प्रॉब्लम है। लेकिन मैक्रो का क्या प्रॉब्लम है? माइक्रो का सिर्फ इतना प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक जैसे रिसोर्स को या फिर मनी को कहां लगाना है, ठीक है, किसी एक जगह पे मनी एक इंडिविजुअल चीज है, उसको कहां लगाना है, ये माइक्रो का प्रॉब्लम है। मैक्रो क्या होगा? उससे कितना आउटपुट निकल सकता है। जैसे मैंने 100 किलो प्लास्टिक इकोनॉमी में डाल दिया कि ये रिसोर्स है, बनाओ, तो माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होगा कि 100 किलो प्लास्टिक, ये माइक्रो है। ठीक है, मैक्रो क्या है कि 100 किलो प्लास्टिक से कितने आइटम बनाए जा सकते हैं, ये मैक्रो है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट जो है इसको बोलते हैं हम मैक्रो, जबकि क्या हो जाएगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को एलोकेट करना कि प्लास्टिक कितना केजी आएगा, ये माइक्रो का प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लास्टिक कितना आएगा, 100 किलो आएगा, ये माइक्रो का प्रॉब्लम है। इस प्लास्टिक से कितने आइटम बनेंगे, कितना ओवरऑल आउटपुट होगा, ये मैक्रो का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो कौन कौन से पॉइंट हो गए एक बार देखते हैं। ठीक है, क्या क्या हो गया, माइक्रो मैक्रो किस चीज में डिफर है, किस चीज में डिफर है? पहला, बेसिस ऑफ स्टडी, इकोनॉमिक वेरिएबल, इकोनॉमिक एजेंट्स, एग्रीगेट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, फिर उसके फिफ्थ है अजम्पशंस, एंड सिक्स्थ है सेंट्रल इशू, सेवेंथ है मेथड ऑफ स्टडी। ऑब्वियसली बात है, स्टडी के मेथड पे डिफरेंस है। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं, जैसे मैक्रो को बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, इसका जो मैक्रो का स्टडी होता है उसको हम बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, और माइक्रो को बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, नाम है, स्टडी का नाम है। ठीक है, आप बोलोगे सर जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है और पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होता है? तो वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो मैं आपको सिंपल बता दूं, जो माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस है वही इसका डिफरेंस है, क्योंकि माइक्रो मैक्रो का ही दूसरा नाम है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, मैक्रो का है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, माइक्रो का है। ठीक है, और एक बार देख भी लेते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये वो इक्विलिब्रियम है जो वन मार्केट की बात करता है, वन मार्केट या वन कमोडिटी की बात करता है, तो उसका क्या होता है, उसको बोलते हैं पार्शियल। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, जो किसी वन मार्केट या वन कमोडिटी, बाकी सबको कांस्टेंट मानता है, किसी एक कमोडिटी की बात करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पार्शियल। वही जब हम ऑल द मार्केट की बात करेंगे इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जितनी मार्केट है सबकी बात इकट्ठे करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा जनरल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो का पार्ट है, जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो का पार्ट है। होपफुली यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीडियो मेरी ट्रेंडिंग भी जाती है, क्योंकि इस टॉपिक को कोई पढ़ाता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, इसको भी समझ लें, या फिर आपके लिए ज्यादा हो गया, देखते कितना बचा है हमारे लिए चैप्टर, थोड़ा ही बचा है। चलिए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स सेकंड टॉपिक, सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इतना ही रखते हैं। क्या पढ़ा हमने फर्स्ट पार्ट में, एक छोटा सा रिकैप की इंट्रोडक्शन में पढ़ा हमने मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो एक मैक्रोस ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। मैक्रो इकोनॉमी का डेफिनेशन है, मैक्रो इकोनॉमी इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी which study economic issues and economic problem at the level of an economy as a whole। इकोनॉमी एज अ होल पे बात करता है, तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमी। सिंपल, ये एक ब्रांच है इकोनॉमी का जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज की बात करता है, कैसे, इकोनॉमी एज अ होल पे। फिर हमने देखा माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस क्या है, तो हमने देखा बेसिस ऑफ स्टडी डिफरेंस है, और क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, इकोनॉमिक एजेंट्स है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में क्या देखा हमने, माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, जबकि मैक्रो में हाई डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। फिर हमने देखा अजम्पशंस। अजम्पशंस ये है कि जो चीज माइक्रो में कांस्टेंट होता है, जरूरी नहीं है कि मैक्रो में भी वही चीज कांस्टेंट हो। ठीक है, जैसे माइक्रो में बोलते हैं कि टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सब कांस्टेंट है। क्या आपने पूरी 11th में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट पे पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा होगा। वो मान के चलते हैं हाँ एम्प्लॉयमेंट फुल है, आप डिमांड सप्लाई पे फोकस करो। ठीक है, अब वही मैक्रो में क्या करता है, मैक्रो बोलता है कि आउट डिस्ट्रीब्यूशन सबका बराबर हो रहा है,
100 किलो दूध बट रहा है ना, 10 लोग हैं तो सब में इक्वली बटा होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो मैक्रो मानता है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, माइक्रो मानता है कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट कांस्टेंट है। सेंट्रल इशू यानी कि ये है कि माइक्रो का सेंट्रल इशू ये है कि भैया रिसोर्स को प्रॉपर एलोकेट करना है। एक रिसोर्स प्लास्टिक है तो उसको प्रॉपर एलोकेट करना है, ये उसका प्रॉब्लम है। माइक्रो को एलोकेशन से प्रॉब्लम नहीं है, मैक्रो को एलोकेशन से प्रॉब्लम नहीं है। मैक्रो को प्रॉब्लम है कि उससे कितना आउटपुट निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर अगला आता है मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी क्या है? माइक्रो को बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और मैक्रो को बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, सॉरी, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किसको बोलते हैं? माइक्रो को, और जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किसको बोलते हैं? मैक्रो को। क्यों? क्योंकि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वो होता है जो कि इंडिविजुअल मार्केट फॉर्म या इंडस्ट्रीज के ऊपर बात कर रहा होता है, यानी वहां से इक्विलिब्रियम निकलता है। जब इक्विलिब्रियम किसी पर्टिकुलर फॉर्म, इंडस्ट्री या फिर मार्केट के बेसिस पे निकाला जाएगा तो उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। लेकिन जब इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द मार्केट निकाला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। यहां तक सभी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, जहां पे हम डिस्कस करेंगे माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स और भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज। और नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू भी करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। चलिए तब तक टेक केयर, बाय बाय और पढ़ते रहिए।